Here we are discussing about the sound. Sound plays an important role in daily life. आपको मेरी आवाज सुन रही है क्योंकि साउंड है, सराउंडिंग में साउंड है। मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, हम आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि साउंड है। So basically sound is playing an important role in the mechanism of hearing and listening. Okay, hearing, listening, speaking, ये सब कुछ कब हो रहा है? साउंड की वजह से। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट्स। ये कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से पेंडुलम, ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा। टू एंड फ्रो मोशन होता है या वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास क्लॉक है, यू हैव द क्लॉक। क्लॉक में भी कुछ इस तरह की रोटेशनल मूवमेंट होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं सुई के बीच में, जो आर एंड मिनट एंड सेकंड हैंड है क्लॉक के। उन वाइब्रेशंस की वजह से टन करके वो बजता है, आपको टाइम पता चलता है। ठीक है, तो जो वाइब्रेशन हो रही है उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है एंड वी हियर दैट साउंड थ्रू अवर ईयर्स। और इसके साथ साथ एक चीज ये भी है कि हर डायरेक्शन में उस साउंड को फैलाने के लिए, या ये कह सकते हैं कि हर डायरेक्शन में उस साउंड को कैरी करने के लिए जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज द मीडियम। एक मीडियम होता है, ऑब्जेक्ट भी नहीं, आप उसको मीडियम ही कहेंगे डायरेक्टली, विद द हेल्प ऑफ अ मीडियम। Sound is produced by vibrating objects. It is carried in all the directions with the help of a medium. एक मीडियम, कोई सॉलिड मीडियम या लिक्विड मीडियम या तो फिर गैसियस मीडियम आपके पास प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से जो साउंड है वो हर डायरेक्शन में जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, आपने कभी स्कूल में हो सकता है ऐसे गेम्स खेलते हैं बच्चे, या फिर कभी आपने आपस में घर पे अपने सिबलिंग्स के साथ या ब्रदर सिस्टर के साथ कोई गेम खेला हो कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा हो गया एक तरफ, उसने ग्लास जैसा कुछ लिया, here you have the glass and a person is standing here। इसने ग्लास लिया हुआ है, अपने कान में डाला है, एक थ्रेड से अटैच कर रखा है इस ग्लास को। यहाँ पे दूसरा ग्लास है और यहाँ पे उस बंदे का माउथ है, दूसरे वाले का जो बोल रहा है। वो जब इससे बोलेगा तो आवाज इस ग्लास में जाएगी। इस ग्लास में इधर होल कर रखा है, इधर तो ऊपर ऑलरेडी होल है, यहां से आवाज जा रही है। ठीक है, तो साउंड थोड़ी सी लाउड आती है या तो फिर दबी हुई आती है, बट साउंड आ रही है। इट मीन्स देयर इज अ मीडियम टू ट्रेवल जिससे आपके पास साउंड आ रही है। ओके, the eardrums of our ears sense the vibrations produced by vibrating object and send them to the brain as the stimulus. That process is known as hearing. जो आपके ईयर में ईयर ड्रम्स हैं, कई बार ऐसा कहते हैं कि धीरे बोलो, किसी के कान में बहुत तेज से मत बोलो, बहुत लाउड ईयरफोन या हेडफोन्स में गाने मत सुनो, कान के पर्दे फट जाएंगे। दोज कान के पर्दे आर द ईयर ड्रम्स। ईयर ड्रम्स ऑफ आवर ईयर्स that sense the vibrations produced by a vibrating object and send them to the brain as the stimulus। जो आपकी ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं साउंड के लिए, इनको सुनने के लिए हमारे कान में ईयर ड्रम्स प्रेजेंट हैं और इनसे जो वाइब्रेशंस हमें रिसीव होती हैं वो ये ईयर ड्रम्स ब्रेन तक पहुंचाते हैं एज अ स्टिमुलाई, कि हमें कुछ स्टिमुलस रिसीव हुआ है तो ब्रेन उसको चेक करे कि वो क्या स्टिमुलस है। इस प्रोसेस को आप हियरिंग कहते हैं। Now the sound is a form of energy and it comes from vibrations that we already discussed कि sound एक form of energy है जो vibrations से आ रही है और ये vibrations sound waves create करते हैं which move through mediums such as air and water before reaching our ears. So basically the to and fro or back and forth motion of an object is called vibration. आप पेंडुलम की बात कर लो या घड़ी की बात कर लो, वहां पे जब भी किसी चीज का इस तरह का मोशन होता है कि वो ऐसे 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 हिल रहा है, ये है ऐसे ऐसे ऐसे, फिर दोबारा ऐसे 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 हिल रहा है, दिस इज टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन। आप क्या करो, एक आप तो अब यू आर न्यू जनरेशन चाइल्ड, छोटे बच्चे होते थे लट्टू से खेलते थे।
आप क्या करो कि एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट ले लो, लेट्स से कोई आपने पेंडेंट ले लिया हैवी सा, या छोटी सी कोई बॉल ले लो, थ्रेड से लटकाओ और उस बॉल को थोड़ा सा हिलाते रहो, तो वो थ्रेड आगे पीछे होगा, उसके साथ साथ बॉल आगे पीछे या एक साइड से दूसरी साइड जाती रहेगी और ऐसे वाइब्रेट करती रहेगी। दैट इज नोन एज टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसको आप वाइब्रेशन बोलते हो। When a tightly stretched band is plucked, it vibrates and produces sound. अगर कोई बहुत टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड है, आपने रबर बैंड की बात कर लेते हैं, रबर बैंड को बहुत टाइटली आप स्ट्रेच करके रखो और उसको एकदम से छोड़ दो या तोड़ दो, प्लग कर दो, तो क्या होता है, वाइब्रेशन सी होती है एक और साउंड बजती है। कभी देखा है आपने रबर बैंड को स्ट्रेच करके, उसको जब आप छोड़ते हो तो आवाज आती है? दिस इज योर रबर बैंड, व्हेन यू स्ट्रेच इट, इसको आपने कट कर दिया या छोड़ दिया तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, साउंड आती है। हुआ है ऐसा? Yes, ma'am. यस। सो व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस साउंड। मतलब रबर बैंड आपने लिया, उसको प्लग किया स्ट्रेच करने के बाद, तो वो वाइब्रेट करके साउंड करता है। जैसे ही वो वाइब्रेट होना बंद हो जाएगा, साउंड आनी बंद हो जाएगी। इट मीन्स वाइब्रेशन इज एन एसेंशियल फॉर अ साउंड। We see that a vibrating object produces sound. In some cases, the vibrations are easily visible to us. कुछ cases में vibrations हमारे लिए easily visible होती हैं, but कुछ cases में उनका amplitude इतना small होता है कि हम उनको देख नहीं सकते, but हम उनको feel कर सकते हैं. Now you have a table in which you have musical instruments and the vibrating part producing sound. You are given the two examples. One is of veena, another one is of tabla. ये कुछ musical instruments हैं. You must have seen them. Just wait for 2 minutes. Just wait. हाँ दीदी मैं आती. हाँ जी बेटा. तो ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके वाइब्रेटिंग पार्ट प्रोड्यूसिंग साउंड. इनके इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कौन से वाइब्रेटिंग पार्ट होते हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, वो इस टेबल में बताए हैं. वीणा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर आपने कभी देखा हो या अपने स्कूल के म्यूजिक रूम में, किसी शादी में, किसी फंक्शन में देखा हो, वीणा होता है, उसमें स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होता है दैट वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड. तबला इज ऑल्सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है दैट प्रोड्यूसेस साउंड. द अनदर इंस्ट्रूमेंट यू कुड हैव यू सीन गिटार? आपने गिटार देखा है? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? Yes, ma'am. Yes. हैव यू सीन गिटार? Yes, ma'am. गिटार में क्या वाइब्रेटिंग पार्ट होता है? इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग. गिटार Strings. बजाते हुए देखना, वहां पे भी स्ट्रिंग होता है. स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज द वाइब्रेटिंग पार्ट. हैव यू सीन Yes. फ्लूट? फ्लूट इज देयर. फ्लूट देखी हो आपने, या शहनाई देखी हो, या माउथ ऑर्गन देखा हो, इनके अंदर भी जो वाइब्रेटिंग पार्ट है दैट इज एयर कोलम. इनमें गैप होता है पूरा एयर का, दैट इज एयर कोलम. दैट इज द पार्ट दैट वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड. Similarly, just like tabla, you have another instrument that is known as drum. Drum में भी stretched membrane present होती है. This is a table given in your NCERT book. You can fill it using like these. ठीक है, ये usually ऐसे questions आपसे पूछे नहीं जाते, but for your general knowledge you should be knowing these.
Now the important part of the chapter where you would be solving the numericals. उन numericals को solve करने के लिए आपको कुछ terms का पता होना चाहिए. The very first term is the frequency. What is frequency? The number of oscillations or vibrations per second is called the frequency of oscillation or the frequency of object. किसी ऑब्जेक्ट की अगर आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है तो एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं पर सेकंड या कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रहे हैं, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ हर्ट्ज. हर्ट्ज की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है फ्रीक्वेंसी को, और इसको आप लिखते हैं इस सिंबल से. इस सिंबल को आप बोलते हैं म्यू. The symbol that is used to denote the frequency, that is known as mu. Okay, कैसे बोलते हैं आप इसको? म्यू बोलते हो आप इसको. Okay, then you have audible frequency for human ears. हम humans जिस रेंज की फ्रीक्वेंसी को टॉलरेट कर सकते हैं और सुन सकते हैं, दैट इज 20 to 20,000 हर्ट्स. हर्ट्स क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, दैट इज हर्ट्स. तो 20 to 20,000 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी आप सुन सकते हैं ह्यूमन ईयर. ओके, अब जो आपकी फ्रीक्वेंसी की बात है, 8th क्लास के लेवल पे अगर हम बात करें तो आप फ्रीक्वेंसी को एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, बट टू बी प्रिसाइज एंड टू लर्न इट मोर, आपको फर्दर लेवल पे उसको ऐसे ही पढ़ना है. तो इट वुड बी बेटर इफ यू डिनोट द फ्रीक्वेंसी यूजिंग दिस सिंबल, दैट इज नोन एज म्यू. बोलने में म्यू होता है, फ्रीक्वेंसी लिखते ऐसे हैं. अदरवाइज आप स्मॉल एफ से भी डिनोट कर सकते हो. इट्स योर चॉइस. देन यू हैव the amplitude. What is this amplitude? The maximum distance to which a vibrating body moves on either side of its mean position is known as the amplitude of vibration. मतलब मान लो ये कोई बॉडी है, ये वाइब्रेट कर रही है और ये वाइब्रेट करके सबसे ज्यादा इस पॉइंट पे यहां तक जा पाई और उधर आते वक्त यहां तक जा पाई. तो दोनों तरफ की इसकी मीन पोजीशंस जो आई, एक एवरेज पोजीशन जो इसने अचीव करी है दोनों तरफ, इसका जो ये डिस्टेंस होता है, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड. दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड. आपने एक सॉन्ग सुना होगा, देयर इज अ पंजाबी सॉन्ग दैट इज नेम्ड एज एम्पलीफायर. हैव यू एवर हर्ड दैट सॉन्ग? आज आवाज नहीं आ रही है, चैप्टर समझ नहीं आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम है? मैम क्या हुआ बताओ? मैम, can you tell the meaning of amplitude? Yeah, that's why I asked you that there is a song that is amplifier. Have you ever heard the song? No, ma'am. Okay. एम्पलीट्यूड का मतलब होता है, एम्पलीफायर एक टर्म होती है. एम्पलीफायर को आप किस लिए यूज करते हो? किसी चीज की अगर आपको आवाज बढ़ानी है, देन यू यूज एम्पलीफायर. रिफाइन करके, इफ यू वांट टू इंक्रीज अ वॉल्यूम, दैट इज एम्पलीफायर in layman term, in general term. Okay, so what is amplitude? That is the maximum displacement or the distance moved by a point or a vibrating body from its equilibrium position. आपकी कोई वाइब्रेटिंग बॉडी है, ठीक है, जिससे साउंड निकल रहा है, वो ये बॉडी है, ये अपना वाइब्रेट करने लगी. वाइब्रेट करते करते क्या हुआ, उसने किसी भी साइड पे, या तो इस साइड पे या तो इस साइड पे, एक डिस्टेंस अचीव किया है. ये जो डिस्टेंस उसने अचीव किया है, दिस इज नोन एज द एम्पलीट्यूड. अब समझ आया? Yes, ma'am. Okay, now
एम्पलीट्यूड की फॉर्म में आप लाउडनेस की बात करते हैं। जब आप लाउडनेस की बात करते हैं तो उसको डेसिबल में मेजर किया जाता है। जैसे फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं, ऐसे ही लाउडनेस या फिर एम्पलीट्यूड को डेसिबल में मेजर करते हैं। एंड जो आपकी लाउडनेस है वो किसी साउंड के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, लाउडर इज द साउंड। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन का, उतनी ज्यादा ही साउंड लाउडर होगी। डेसिबल्स में मेजर की जाती है कि डीजे की साउंड कितनी आ रही है, नॉर्मल व्हीकल की जो साउंड है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी अलाउड होती है। किसी नॉर्मल सोसाइटी में जहां आप रहते हैं, जो जिसको आप कहते हैं कि जहाँ पे फ्लैट्स वगैरह बने हुए हैं, रेजिडेंशियल सोसाइटी है, वहां पे भी एक पर्टिकुलर डेसिबल तक सेट करी जाती है कि इतने तक की वॉल्यूम अलाउड है। These all are about the loudness of the sound. So this is basically what you have in sound. ठीक है, जब हम साउंड की बात करते हैं तो कुछ इस तरह की चीजों का हम यूज करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जस्ट वेट, हम ये जो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, हाउ डू वी मेजर दीज। अगर आपसे न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड पूछ लिया जाए तो आप उस बेसिस पे कैसे सॉल्व करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी की यूनिट बताई हर्ट्ज, तो व्हेन यू सॉल्व अ न्यूमेरिकल यू विल बी राइटिंग इट एज हर्ट्ज। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है। ओके, you have a simple pendulum that makes 20 oscillations per second. एक सिंपल पेंडुलम है जो पर सेकंड 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है। आपको बताना है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। कैन एनीवन टेल? कोई बता पाएगा? मैंने आपको क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड पर सेकंड। The question is 20 oscillations per second are produced by simple pendulum. What will be the frequency of pendulum? बता सकते हैं? Any answers? Yes or no? कुछ तो बोलो। हाँ जी, अवन्या। मैम रायना। बताओ। मैम 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 कैन यू हियर मी नाउ? मैम मेरा माइक नहीं चल रहा था। हाँ 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 बेटा, बोलो ऋषित, अब आवाज आई है। मैम क्या बताना? फ्रीक्वेंसी बता सकते हो? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, बताया मैंने आपको। द क्वेश्चन इज 20 ऑसिलेशंस पर सेकंड आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंपल पेंडुलम। कैन यू टेल मी द फ्रीक्वेंसी? Okay, I'll tell मैम you. 5 हर्ट्ज 5 हर्ट्ज। Sure. I think you are closer, but you are not applying the formula properly. I told you that frequency is number of oscillations produced per second. ठीक है? अच्छा, okay. The question is, let's say 40 seconds. 20 oscillations 40 सेकेंड में प्रोड्यूस हुए हैं।
Now tell me the frequency. How you will be doing this? Ma'am, frequency, ma'am, 40 per second. Ma'am, number of oscillations per second frequency. Ma'am, The 2. frequency is, Ma'am, 2. it will be solved by number of oscillations per second. मतलब टाइम कितना है वो आप नीचे ले रहे हैं सेकंड वाला, ऊपर आप ले रहे हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने प्रोड्यूस हुए हैं? 20. टाइम कितना था? 40. It will be 1 by 2. Okay, so the frequency will be 1 by 2 hertz or 0.5 hertz. समझ आया रायना? अवन्या, are you getting me? Yes. Very good. Now another question. Let us say that an object produced 800 oscillations in 80 seconds. You have to tell the frequency and time period. I want to tell you that this time period, that is 1 by frequency. Frequency का inversely proportion होता है time period. Time period is equal to 1 by frequency. So what will be the frequency for this and what will be time period? Frequency 10 hertz. Frequency is equal to number of oscillations per second. It will be 10 hertz. Very good. And the time period will be 1 by mu, that is equal to 1 by 10, 0.1. Fine. समझ आया? Yes, ma'am. Okay, very good. So we are done with sound. आज का हमारा sound का topic यही था.